नमस्कार, मैं आपकी दोस्त खुशी। तो हम सब फणीश्वर नाथ रेणु जी की उपन्यास कितने चौराहे पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास को सुनने में आप सबको मज़ा आ रहा होगा। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कृपया अपनी इस दोस्त के साथ बने रहिएगा। मनमोहन के काका ने टमटम से ही तारा बाबू वकील के घर के पास 1 दर्जन से अधिक लड़कों को खोल कर ताल बजाकर गीत गाते देखा। फिर ध्यान से देखा, पहचाना, सबसे छोटा तो मुनि जी, मानो मोना ही है। उन्होंने टमटम वाले से कहा, ज़रा रोकना यहाँ। लड़कों का दल कीर्तन गाता हुआ आगे बढ़ गया। गीत का कोई पंक्ति उनकी समझ में नहीं आई। पूछने पर पता चला कि पश्चिम की ओर कहीं प्लेग बीमारी फैली है। उन्हीं लोगों की सहायता के लिए वे मुठिया चंदा मांग रहे हैं। भीख? मुनि जी मानो मुना भीख मांग रहा है। पढ़ने आया है या यही सब करने? सरबतिया ने लक्ष्य किया। इस बार मनमोहन के काका मुंह लटकाकर टमटम से उतरे। चेहरे पर कहीं हंसी खुशी की पतली रेखा भी नहीं। सरबतिया ने प्रणाम किया तो जवाब में मिनमिना कर कुछ कहा। सरबतिया बोली, मोहन अभी प्रभात फेरी में गया है। देखा है रास्ते में। क्या कहा? कौन फेरी? भीख मांगने को प्रभात फेरी कहते हैं? तुम्बा फेरी तो सुनी थी, मगर यह मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर इसी के लिए उसको रखा है कि भोरी भोर उठकर हाथ में झोली डंडा लेकर भीख मांगे हैं? मनमोहन के काका ने रुखाई से पूछा। जवाब दिया सरबतिया की माँ ने, छुटके पाहूँ, बात तो आप ठीक ही कहते हैं, मगर हम लोग तो समझाने भर को ही समझावेंगे, मार पीट तो नहीं कर सकते पढ़ाए बच्चों को। अब देखिए कि बाप दे गया था स्कॉट का उर्दू सिलाने के लिए दाम, ना मामा को पूछा ना बहन को। रुपया लेकर बबुआ गए और मारते मोटिया खद्दर उठा के ले आए। भैया, इस मोटिया खद्दर गांधी सुराजी का नाम सुनते ही मेरे देह में आग लग जाती है। मैं क्या बोलूं? फिर भी मैंने कह दिया, बबुआ यह काम तुमने अच्छा नहीं किया। सरबतिया दही मछली उठाकर आंगन में ले गई और एक बाल्टी पानी भरकर ले आई। बोली, खद्दर खरीदा है तो क्या बेजा किया? तू तो बेबात की बात बकती है हमेशा। मैं बकती हूँ? हाँ, तुम चुप रहो। छुटके फूफा, मोहन प्रभात फेरी में अकेला ही नहीं गया। बड़े बड़े वकील, मुख्तार के बेटे और सन्यासी महाराज लोग गए। 10 की भलाई के काम में पुण्य होता है, कोई चोरी चमारी थोड़ी करने गया है। मनमोहन के चाचा को अक्ल गुम हो गई सरबतिया की बात सुनकर। उस बार तो ऐसी टाई टाई नहीं बतियाती थी, कहती है चोरी चमारी थोड़े करने गया है। सरबतिया की माँ अब आंगन में बड़बड़ाने लगी, भैया जैसे अपना बच्चा वैसे पढ़ाया, मैं चुप नहीं रहूँगी। आज कदर खरीद कर ले आया है, कल को कहेगा डोम हांडी के साथ बैठकर खाएंगे, तो परसों सुनेंगे कि दारू की दुकान पर पिकेटिंग चला गया है, और इसके बाद एक दिन पुलिस दारोगा आकर मेरा घर कुर्क नीलाम करे। दही मछली खाया हुआ सब एक दिन में साफ। मैं कह देती हूँ, किसी को भला लगे या बुरा। हाँ। सरबतिया हंसी। आ गए भिखारी लोग, आइए। कहाँ काकर मुकद्दर लेकर बैठे हैं। मनमोहन के साथ प्रियवत यानी प्रियोदा भी था। काका को देखकर मनमोहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर प्रियोदा से बात करने लगा। मनमोहन के काका को भीषण क्रोध हुआ, वह मन ही मन सुलगने लगे। प्रियोदा जब चला गया, मनमोहन मुस्कुराता हुआ काका के पास आया। पाँव छूकर प्रणाम करने के बाद काका का कठोर और कर्कश सवाल, यह लौंडा कौन था रे? कौन लौंडा? अरे वे तो प्रियोदा है। मनमोहन जरा कुटित हुआ। कौन था? देखो जी मुन्नी जी, तुमको यहाँ लोग मोना कहे या सोना, मैं बात जानूँ सफा सफी।
4 दिन में ही शहर की हवा तुमको इस तरह लग जाएगी? यह जानता तो मैं हरगिज। आखिर क्या हुआ? मोहन ने हंसने की चेष्टा की। क्रोधित काका को खुश करना वह जानता है। बोला, किधर है शहर की हवा? बोलिए ना। सरबतिया मुस्कुराई। काका ने मुंह फेर कर कहा, रुपया तुमको गद्दर खरीदने के लिए दिया गया था या वर्दी सिलाने के लिए? और भीख मांगना है तो पढ़कर क्या करोगे? चलो घर। मनमोहन से कब तक नाराज रहेंगे काका? 5 मिनट में ही सारा गुस्सा खत्म। काका ने तुरंत पूछ लिया, तुमको किस मास्टर ने झापड़ लगाया था मुनि जी, थोतना या खोखना? मनमोहन हंसा, लेकिन उसको अचानक किसी बात की याद आई। उसने धीमे से कहा, थूथना खोखना नहीं, देखना प्रमोद बाबू न डांटते हैं न मारते हैं, सिर्फ आंखें फाड़ कर देखते हैं, लगातार 5 मिनट तक, एकदम गुमसुम। खूब है तेरे मास्टर सब। मनमोहन बोला, नहीं का हमारे सभी मास्टर पंडित और मौलवी पूज्य है, क्या है? पूजने योग्य। यह सब किसने सिखाया तुमको? प्रियोदा ने। सरबतिया, पहले जलपान कर लीजिए आप लोग, आज रविवार है, फिर सारा दिन दोनों काका भतीजा गप करते रहिएगा। मनमोहन ने प्रियव्रत के बारे में जो कुछ सुना और देखा अपने काका को विस्तार से बतलाया। मनमोहन ही नहीं, प्रियोदा के बारे में सारे कस्बे में इसी तरह लोग पूछते और कहते हैं। सेकेंड मास्टर का सबसे छोटा बेटा प्रियव्रत, कहते हैं बच्चों और गाय, बैल, भैंस और कुत्तों से पलक मारते ही हेलमेल और दोस्ती करने की कला वह भगवान से ही सीख कर आया है। 7 साल की उम्र में पड़ोस में आई हुई बारात के हाथी को लड्डू खिलाकर नहीं, चिचकार चुमकार भरी मीठी बोली से उसने मोह लिया था और हाथी उसके कहते ही बैठ गया था, सूंड सामने बढ़ाकर। प्रियव्रत महातो की तरह सूंड के सहारे हाथी की गर्दन पर चढ़ बैठा था। जब हाथी उठा और प्रियव्रत के कहने पर चलने लगा तो एकत्रित बालकों के दल ने कोहराम मचाया। हाथी पगला गया, सेकंड मास्टर का छोटा बेटवा पगला गया है। लोगों ने देखा, बीच बाजार की सड़क पर हाथी मस्त होकर घंटा हिलाता डुलाता चल रहा है। रह रहकर सूंड ऊपर उठाकर कूं कूं बोलता जाता है, मानो प्रियोदा के साथ खेल रहा है। सेकंड मास्टर साहब ने देखा और चुपचाप आंखें मूंदकर बरामदे में खड़े हो गए। प्रियोदा की माँ बेहोश हो गई। महावत दौड़ा। तब तक प्रियोदा को लेकर हाथी लाल बाबू के बगीचे में वापस आ गया था। मोहल्ले की ही नहीं, सारे अररिया कोट कस्बे के छोटे छोटे बच्चे प्रियोदा को देखते ही किलक उठते हैं। ना वो मिठाई बांटता है ना लेमन जूस, पर बच्चे उसे हमेशा घेरे रहते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, गरीब अमीर सभी के बच्चे प्रियोदा की बोली सुनते ही माँ बाप को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। प्रियोदा आया। बच्चों और कुत्तों के झुंड के साथ खेलते देखकर एक दिन सन्यासी आश्रम के बड़े महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रियव्रत को आश्रम में आने को कहा। तभी से महाराज जी को गुरु महाराज कहता है प्रियव्रत। महाराज जी ने ही इसको बच्चों का मेला और किशोर क्लब संगठित करने की सलाह दी थी। सारे लोग इस किशोर के गुणों पर मृगध है। वह सारे कस्बे का बेटा है, इसलिए उसके सभी काम में लोग जी खोलकर मदद करते हैं। बच्चों का मेला साल में एक बार लगता है सन्यासी आश्रम में। सभी जाति और वर्ग के बच्चों का यह मिलन देखने योग्य होता है। एक साथ सैकड़ों बच्चे एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसन्न होकर खिचड़ी खाते हैं। दोपहर को पतंग का मैच, आकाश में सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे, बकाटा काटा खेल कूद, इनाम, हंसी हल्ला, गीत कीर्तन सारा दिन। किशोर क्लब की मेंबरी के लिए कुछ चंदा नहीं देना पड़ता।
सिर्फ इसके नियमों का पालन करना चंदा देने के बराबर। क्लब का कोई घर नहीं, न रसीद न रजिस्टर, सब कुछ मौके। लेकिन साल में एक बार सन्यासी आश्रम में ही क्लब के सदस्य एकत्रित होते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता, व्यायाम प्रदर्शन तथा क्लब की कार्यवाहियों का साल भर का लेखा जोखा कस्बे के प्रतिष्ठित जन ही नहीं, साधारण जन तक प्रस्तुत करते हैं। इस पर इनूस टमटम वाला भी बोला। शिवनाथ झा वकील क्लब के सदस्य की तहे दिल से तारीफ करके ज्यों ही बैठे, इनूस टमटम वाले ने कहा, हमारी भी एक अरज है। बात यह है कि हम ठहरे शराबी कबाबी आदमी, मगर प्रियोदा के कहने से हमने एकदम पीना छोड़ दिया। कहिए काहे? तो सुनिए एक दिन का किस्सा। मनमोहन के काका ने कहा, लेकिन तू पढ़ने आया है या यही दादा दादी का किस्सा सुनने? काका, एक बात कहूँ? कहो। तुम रोज 100 डन बैठक करो। सो काहे? मैं क्या कमजोर हूँ? और एक बात बोलो, अपने कलम बाग में जिधर जड़ी बूटी के पौधे हैं, गोल गोल पत्ते वाली जड़ी जिसको तुम लोग बटपुड़ीन कहते हो, वह ब्राही है, रोज उसका रस पियो। इससे क्या होगा? प्रियोदा कहते हैं बुद्धि तेज होती है। मारूंगा। सरबतिया खिलखिला कर हंस पड़ी थी। सरस्वती पूजा के बाद मनमोहन को स्कूल भर के लड़के पहचानने लगे। उसके गीत राम रहीम ना जुदा करूं पर सभी मृगत हैं। बहुत दिनों तक गली गली में इस गीत की कड़ियाँ गूंजती रहीं और मोहरिल मोहल्ला में तभी से उसका नाम ध्रुव जी चल पड़ा। अब सरवतिया भी ध्रुव जी कहती है। एक दिन क्लास में हाफिज साहब ने कहा, जनाब ध्रुव साहब, आप तो छिपे रुस्तम निकले। सारा क्लास ठठा कर हंस पड़ा था। हेड मास्टर साहब ने ऑफिस में बुला कर कहा, पढ़ा सोना करके क्या करेगा तुम? बाप को बोलो उस्ताद से गान सिखाए कर उस्ताद बना देगा। सुनकर मनमोहन लजा गया था। बोला था, सर अब नहीं गाऊंगा। हेड मास्टर साहब ने प्यार से कहा था, तुमी एकटा आष्टा गधा, अर्थात तुम पूरा गधा हो, अधूरा नहीं। त्रैमासिक परीक्षा में मनमोहन क्लास में अव्वल आया तो हाफिज साहब ने कहा, मुरली वाले ध्रुव साहब, इस बार मैंने नंबर दे दिया। छमाही में अगर इस तरह अपने मन से हिस्ट्री के सवालों के जवाब लिखिएगा तो नंबर के नाम पर लड्डू मिलेगा। होली की छुट्टी हुई, लेकिन मोहरिल मामा ने सरबतिया को साथ नहीं आने दिया। बोले गर्मी की छुट्टी में आम खाने जाइए। काका ने कहा था मैं लेने आ जाऊंगा। मनमोहन ने मना कर दिया था। इस बार मनमोहन अकेला घर आया। उसके काका को भारी आश्चर्य हुआ। अरे मुनि जी, तूने टिकट कैसे कटाया अकेले? अकेले ट्रेन में कैसे सवार हुआ? गांव आकर मनमोहन को लगा गांव के खेत मैदान, बाग बगान सभी उससे काका की तरह कोई सवाल करते हैं। चने के खेत और शकरकंद, मिष्टीकंद की बगिया से कोई इशारा करता है, यहाँ आओ। पूर्वा और पश्चिमा हवा सुबह शाम पूर्व व पश्चिम के टोलों से निमंत्रण ले आती है। गांव के सगी साथी, लंगोटिया, यारों की टोली जमती है। डमरू और नगाड़े बजने लगते हैं। मनमोहन कहता है, इस बार खराब कबीर नहीं, इस बार नया भरभरुआ गाँव। नी रखनी सरकार, जालिम नी रखनी। मनमोहन के बाबूजी ने होली के बाद एक दिन पास बिठाकर उससे पूछा, खद्दर पहनने से हेडमास्टर साहब नाराज तो नहीं हुए? नाराज क्यों होंगे? संस्कृत पंडित जी भी खद्दर पहनते हैं और सेकंड मास्टर साहब भी। क्यों, क्या बात है? मनमोहन बोला। बाबूजी ने कहा, देखो बबुआ, मैं तुमको खद्दर पहनने से मना नहीं करता, लेकिन वकील बनना है। मनमोहन हंसा। बाबूजी ने उसकी इस हंसी का मतलब नहीं समझा। उन्होंने पूछा, क्यों हंसते क्यों हो? मनमोहन को प्रियोदा की बात याद। प्रियोदा के सवाल का जवाब उसने दिया था, वकील बनूंगा। उस दिन प्रियोदा कुछ नहीं बोले थे।
कई दिनों के बाद उन्होंने कहा था, मोना, तुम मोना ही क्यों नहीं रहना चाहता, वकील क्यों बनना चाहता है? मनमोहन ने जवाब दिया, बाबूजी चाहते हैं। यह सुनकर प्रियोदा ने कहा था कि तुम्हारे बाबूजी यह नहीं जानते हैं कि वकील और डॉक्टर अपने माँ बाप से भी फीस लिए बगैर मुकदमा और रोगी को नहीं छूते। खिरोद बाबू वकील का किस्सा नहीं मालूम? एक बार एक मुकदमा में अपने ससुर से ही जिरह कर लिया था। क्या यह बात सच नहीं कि मोहल्ले के लोग सुबह सुबह आपका नाम नहीं लेते? मनमोहन हंसा था। तब प्रियोदा ने कहा, अभी क्या हंसते हो? ससुर ने क्या जवाब दिया सो सुन लो। जमाई घाघ वकील तो ससुर भी पुराना मुकदमाबाज। बहुत स्थिर और शांत स्वर में उसने जवाब दिया, हाँ, पहले तो नहीं। जब मैंने अपनी गाय जैसी मंझली बेटी की शादी एक कसाई से कर दी थी, तब से लोग सुबह सुबह मेरा नाम नहीं लेते। मनमोहन ने बाबूजी को अपना हंसी का कारण और खिरोद बाबू वकील का चुटकुला सुना दिया। बाबूजी भी हंसने लगे। बोले, सचमुच खिरोद बाबू कसाई है। मनमोहन के काका ने न जाने क्या समझा। कहा, भैया, मुनि जी से आजकल बहस मत करो, तुरंत भटपुरैन की पत्ती पीने को कह देगा। कहेगा ब्राही रस पीने से बुद्धि तेज होती है, इसके प्रियोदा ने कहा है। मनमोहन के काका छुट्टी भर उससे मुंह फुलाए रहे। हर बात में ताना देकर कहते, तू अब उड़ने लगा है, शहर की हवा लग गई है, तू हम लोगों को गधा समझता है। अब तुम भी मंडल जी मास्टर की तरह अपने बाप काका के बारे में लोगों से कहेगा, ही इज़ माई सर्वेंट। अभी तो साल भी नहीं पूरा हुआ है। लेकिन छुट्टी ख़त्म होने के बाद एक दिन पहले उन्होंने भरे गले से कहा, मुनि जी, हम लोग जाहिल झट भैंसवार गाड़ीवन है, मगर है तुम्हारे बड़े, इसलिए मेरे कहे सुने का बुरा मत मानना। जो जी में आई करो, मगर पढ़ाई में पीछे मत होना किसी से, और साधु सन्यासी लोगों से तनिक दूर दूर ही रहना। उन लोगों का क्या, कोई ऐसा मंत्र पढ़कर फूंक देंगे कि हम लोगों को पहचानोगे भी नहीं। जब मनमोहन स्कूल लौट गया तो उसके काका ने कहा, भैया, मुनि जी इतना जल्दी इतना निडर हो गया। वह गांव में जिस दिन कोई लाल पगड़ी वाला आ जाता तो दिन भर घर में छिपा रहता था डर से। अब देखिए कि टिकट चेकर से लेकर गार्ड साहब तक से अंग्रेजी में बतियाता है। सैकड़ों लाल पगड़ी वाले पुलिस के सामने कद्दर की वर्दी पहनकर लेफ्ट करता हुआ शान से चलता है। सैकड़ों लाल पगड़ी वाले तो नहीं, दर्जनों लाल पगड़ी वाले एक दिन मनमोहन के स्कूल में आए। चैत की उदासी चारों ओर छाई हुई है। गर्मियों की छुट्टियां में अभी देरी है। एक दिन ऐसी उदास रात में प्रियोदा साइकिल पर मनमोहन के डेरे पे आई। मनमोहन आंखें मलता हुआ बाहर आया। मोहरिल मामा और मामी की नींद तो नहीं खुली, सरवतिया दीदी जग पड़ी थी। प्रियोदा बोले, मोना, जानता है महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए। मनमोहन ने पूछा, क्यों? प्रियोदा हंसे थे। गांव जाकर बुद्धि जरा मोटी हो गई है तेरी, पूछता है क्यों? मनमोहन लज्जित हुआ। सचमुच यह बात ही ऐसी है कि क्यों का सवाल ही नहीं उठता। मनमोहन ने हिम्मत करके पूछा, तब माने हम लोग कल हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक, स्कूल नहीं जाएंगे, बाजार बंद रहेगा। प्रियोदा बोले, सरकार माने पुलिस दरोगा क्या करेगा? हम कल खाना नहीं खाए, स्कूल ना जाए, कोई चीज खरीदे नहीं, बेचे नहीं, इससे सरकार को क्या सरोकार? मगर हड़ताल को अगवा लोग पे वे नज़र रखेंगे, सज़ा और जुर्माना करने की सलाह देंगे हेडमास्टर साहब को। हाँ, मैं तुमसे पूछने आया था कि तू क्या करेगा। तू तो स्कॉलरशिप होल्डर है। ऐसी हड़तालों में फ्रीशिप और स्कॉलरशिप वाले लड़के कभी साथ नहीं देते। वकील, मुख्तार और अफसरों के लड़के साथ नहीं देते। तू सोच कर देख क्या करेगा। मैं भी जाता हूँ, सुबह बाजार खुले ही नहीं, कुछ ऐसा करना होगा।
अंधकार में चुपचाप कई मिनट तक खड़ा रहा मनमोहन। प्रियोदा साइकिल पर सवार होकर चले गए। चौराहे तक उनकी परछाई बोलती गई, तू सोच कर देख, तू क्या करेगा, बाएं या दाहिने अथवा सीधे। उधर कहाँ जा रहे हो? सरबतिया ने पूछा तो मनमोहन को होश हुआ। सरबतिया धीरे से बोली, क्या हुआ है मोहन? क्या बात है? कौन गिरफ्तार हुआ है? मनमोहन को लगा कि चैत महीने की सारी उदासी सरबतिया दीदी की बोली में उतर आई है। फौजदारी कचहरी के कंगूरे पर चांदनी, लगता है कैथोलिक अस्पताल की मेम सिर से पैर तक सफ़ेद आबा काबा में सिर झुकाकर फौजदारी कचहरी की छत पर जा खड़ी हुई है। सरबतिया और निकट आई। बोल ना। महात्मा गांधी। सरबतिया बोली, ओह, गांधी जी की गिरफ्तारी कोई ऐसी वैसी गिरफ्तारी है? पिछली बार पकड़कर जेल में रखा अंग्रेज सार्जेंट का माथा खराब हो गया है। वह दौड़कर जेल के अंदर जाकर देखता है तो महात्मा जी जेल की कोठरी में बैठकर चरखा काट रहे हैं, और जेल से बाहर महात्मा जी के घर में जाकर देखा, वहाँ भी वे मौज में चरखा चला रहे हैं। अंग्रेज सार्जेंट का माथा खराब हो गया था, चलो सो रहो। खराब हो गया था, चलो सो रहो। मनमोहन बिछावन पर लेटा, किंतु उसे नींद नहीं आई। कुछ देर तक उसकी कनपट्टी गर्म रही, बाद में उसका मन रोने लगा। इस बार होली की छुट्टी में घर गया तो माँ पुष्पी को लेकर मामा के घर चली गई थी। बड़ी फूआ ने तरह तरह के पकवान बनाए थे, लेकिन माँ के हाथ के मालपुए में जो स्वाद होता है, पुष्पी को देखने के लिए जी छटपटा रहा है। बापूजी ने कहा था होली में मामा के घर चला जा, मगर काका को अकेला छोड़कर वो कैसे जाता, और काका मनमोहन के ननिहाल नहीं जाते, किसी वजह से रूठे हुए हैं। पुष्पी जब बड़ी होगी उसे लाकर यहाँ के लड़की स्कूल में भर्ती कर देना होगा। इस बार कोई खिलौना नहीं ले गया था मनमोहन। वो चुपचाप रोने लगा पुष्पी के लिए, अपनी छोटी सी गुड़िया जैसी बहन पुष्पी को याद कर। यह क्या हो रहा है? सरबतिया दीदी की गरम गरम सांस मनमोहन की गर्दन पर पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा, सरबतिया दीदी झुककर उसको देख रही है। मनमोहन ने मुंह फेरा तो अपने आंचल से उसकी आंखों को पोंछती हुई बोली फिसफिसा कर, मनमोहन भैया। छी मत रो। सुनो, मनमोहन को लगा वह धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, छोटा छोटा, पुष्पी के बराबर। उसे लगा वह पुष्पी है, सरबतिया माँ है, माँ की गोद में पुष्पी। माँ हौले हौले पुष्पी को चूमती है ना रानी बिटिया ना रो। पुष्पी की आंखों में नींद घुल मिल रही है। मनमोहन सो गया तो सरबतिया एक टक उसको देखती रही, फिर खुद बिलक बिलक कर रो पड़ी।